उसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया था। आज अपन स्टडी करते हैं गोस लॉ। सबसे पहले अपन गोस लॉ जो है उसको गोस लॉ जो है उसका स्टेटमेंट अपन देखते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स किन किन चीज़ों को डिनोट कर रही हैं वो अपन देखेंगे। उसके बाद गोस लॉ का प्रूफ देखेंगे और फिर गोस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपन लेंगे, फिर एप्लीकेशन पार्ट के अंदर अपन आएंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसको गोस लॉ को डिफाइन कर देते हैं, क्या गोस लॉ क्या होता है। गोस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस क्लोज सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्जेस को अगर एप्सिलॉन नोट से डिवाइड करें तो उसके बराबर रहेगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface इज इक्वल टू, इस क्लोज सरफेस को अपन गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ये जो क्लोज सरफेस है इसको अपन गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू the net charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो मैथमेटिकली अपन इसको ये लिख सकते हैं, आपको ये पता है लास्ट क्लास में अपन ने देखा था जो फ्लक्स है वो आपका होता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। किसी सरफेस से कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है उसके लिए अपन इस इंटीग्रेशन से उसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। अगर वो सरफेस आपकी क्लोज सरफेस है तो इस इंटीग्रेशन को मैं सर्कुलेशन इस सिंबल से मैं डिनोट करूंगा। इस सिंबल को अपन बोलते हैं सर्कुलेशन। यहाँ पे ये जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस पे कैरी आउट कर रहे हैं। तो एक क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट चार्जेज आपके लोकेटेड हैं। एक चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज आपका ये है Q2, एक ये है Q3, एक पॉइंट चार्ज है ये Q4, एक ये है Q5। तो इस पेपर के प्लेन में अपन ने बहुत सारे पॉइंट चार्जेस प्लेस कर दिए। कुछ नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, -Q6, ये -Q7, ये पॉइंट चार्जेस आपके लोकेटेड है। अब अगर अपन कोई भी क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करें, जैसे मान लो ये एक क्लोज सरफेस मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, इसको अपन क्लोज्ड तो इस क्लोज गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी क्रॉस हो रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। यानी इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा वो इस क्लोज गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब अपन ये गोस लॉ अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो क्यू इनक्लोज्ड है अपने को ये ध्यान रखना है, क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अपने को जो जितने भी चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड है उन चार्जेस का अलजेब्राइक सम लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखना होगा नेट चार्ज कैलकुलेट करते वक्त, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना होगा। तो ये जो क्यू इनक्लोज्ड है आपका, क्यू इन
charge enclosed by the Gaussian surface। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर अपन देखें, जो नेट चार्ज है वो अगर कैलकुलेट करें इस एग्जाम्पल के अंदर, इस सरफेस के द्वारा कौन कौन से चार्जेस इंक्लोज्ड हैं, Q1 इंक्लोज्ड है, Q2 इंक्लोज्ड है, Q4 इंक्लोज्ड है और ये -Q7 इंक्लोज्ड है। ये तीनों तो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनको पॉजिटिव साइन के साथ रखना होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ रखना होगा। नेट चार्ज का मतलब हो गया अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस। तो अपन यहाँ पे ये लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 माइनस Q7। तो यहाँ पे Q इनक्लोज्ड, इस लॉ के अंदर जो Q इनक्लोज्ड है ये आपका नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस को डिनोट कर रहा है। गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको ये डिनोट करेगा। अगर मान लो कि गॉसियन सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए ये Q है और ये -Q, ये दोनों चार्जेस गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड है, तो इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जीरो। गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये पता है कि नेट चार्ज आपका जीरो है। बेसिकली होगा क्या, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो उस केस में जितनी भी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी सारी की सारी नेगेटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट होंगी। तो कोई भी फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और इस गॉसियन सरफेस को बाहर की ओर कट कर रही है, मान लो यहाँ पे बाहर की ओर कट कर रही है, तो आपको ये पता है ये फील्ड लाइन बेंट होके फिर से आपकी इस क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी। तो जब फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस के बाहर एग्जिट हो रही है तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव होगा, और जब ये गॉसियन सरफेस के अंदर एंटर हो रही है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो नेट जो फ्लक्स पास होगा गॉसियन सरफेस से वो कितना होगा, जीरो। तो फील्ड लाइन जो है, कोई भी फील्ड लाइन ऐसा नहीं है कि इस गॉसियन सरफेस को कट करके बाहर निकल रही है लेकिन फिर अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वही है। तो पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइन आप निकालोगे सारी की सारी फील्ड लाइंस को आपको नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो अपन ये देखेंगे कि जितनी भी फील्ड लाइन बाहर की ओर कट सरफेस को, उतनी ही फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस को कट करके अंदर भी जा रही है, यानी गॉसियन सरफेस से नेट फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, जीरो। यानी जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स आपका इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। और इस पार्टिकुलर एग्जांपल के अंदर अगर अपन देखें तो Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, Q माइनस Q, जीरो हो गया। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जीरो। तो आपको जब भी किसी क्लोज गॉसियन सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है यानी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। नेट चार्ज अगर आपको पता लग गया तो आप ये फ्लक्स आपका पास होगा, यानी कितनी फील्ड लाइन उसको कट कर रही है। सेकंड अपन ये देखते हैं इस लो के अंदर जो लेफ्ट साइड में जो फ्लक्स आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ई वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्जेस की वजह से है, क्या ये अंदर इनक्लोज चार्जेस की वजह से है, क्या ये बाहर इनक्लोज जो बाहर जो चार्जेस प्लेस्ड है उनकी वजह से है, या फिर ये सभी चार्जेस की वजह से है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन एक्सप्रेशन में रखते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। जो एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से है, चाहे वो चार्जेस गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड हो चाहे वो बाहर लोकेटेड हो। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन यहाँ पे नोट करेंगे गॉस लॉ के अंदर वो है, सेकंड पॉइंट ये है, द इलेक्ट्रिक फील्ड on the left hand side
of the Gauss law is the resultant electric field due to all the charges present due to all the charges present inside or outside the Gaussian surface. Outside the Gaussian surface. Gaussian surface के अंदर और बाहर जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जब अपन सर्कुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई वेक्टर जो है वो बेसिकली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सभी चार्जेस की वजह से है। जैसे अपने पार्टिकुलर एग्जांपल में अपन ने कितने चार्जेस कंसिडर किए हैं? 7 चार्जेस अपन ने कंसिडर किए। अब किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आपने कंसिडर किया डी ए वेक्टर, अब इस डी ए वेक्टर की लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे इस एक्सप्रेशन में रखने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस की वजह से होगा। मान लो सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में अपन ई वेक्टर यूज करते हैं, ये इन सातों चार्जेस की वजह से होगा। यानी जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे गिवन सिनेरियो के अंदर, वो सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा? इन सातों चार्जेस की वजह से। पहले चार्ज की वजह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, दूसरे चार्ज की वजह से E2 वेक्टर, तीसरे चार्ज की वजह से E3 वेक्टर, E4 वेक्टर, E5 वेक्टर, E6 वेक्टर, E7 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यूज किया है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। इसको प्रूव कैसे करेंगे? ये जो गॉस लॉ है इसका प्रूफ कैसे अपन देंगे? तो प्रूफ जो है उसको अपन 2 स्टेजेस में करते हैं। एक बार मैं सिंगल चार्ज लेता हूं। मान लो चार्ज जो है वो आपका एक सिंगल चार्ज आपको दिया हुआ है। सिंगल चार्ज के लिए मैं गॉस लॉ प्रूव करता हूं। ये चार्ज है मान लीजिए Q, और इसको कोई गॉसियन सरफेस जो है वो इसको इनक्लोज कर रही है। ये कोई क्लोज सरफेस है जो इस चार्ज को पूरी तरह इनक्लोज कर रही है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज लोकेटेड है। तो अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। पहला केस मैं कंसिडर कर रहा हूं, a single charge is located inside the Gaussian surface. Located inside the Gaussian surface. एक सिंगल चार्ज ले लिया है जो गॉसियन सरफेस के अंदर लोकेटेड है। अब इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास होगा, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है, एक छोटा सा एरियल एलिमेंट ले लेता हूँ, सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पैच कंसिडर करता हूँ डीए वेक्टर आपका सरफेस के परपेंडिकुलर इधर पॉइंट करेगा। अब ये जो एरिया है ये इन्फिनिटेजिमली स्मॉल एरिया है, तो इसको आप ऑलमोस्ट एक पॉइंट एरिया मान सकते हो। और इस पॉइंट की इस चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस देख लूं तो ये डिस्टेंस मैं r से डिनोट कर देता हूं। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस एरिया की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज पॉइंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इधर की ओर डिनोट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको अपन थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो इस छोटे से जो एरियल एलिमेंट है इससे कितना फ्लक्स पास होगा पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और फिर इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको अपन पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो पूरी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो अपने को पता लग जाएगा। अब जो ई वेक्टर है इसकी वैल्यू अपन पहले रखेंगे, पहले इसको ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को मैं ये लिख देता हूं ई डी ए कोस थीटा। एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसको अपन ये लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मैं ई की वैल्यू रख देता हूँ, ई की वैल्यू रखोगे तो अपने पास ये आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो आप बाहर निकाल सकते हो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, सर्कुलेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो टर्म है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जानी पहचानी टर्म है, आप लोगों को पता होगा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ये टर्म, सॉलिड सॉलिड एंगल। एंगल को। ये जो सॉलिड एंगल होगा इस एरियल एलिमेंट के द्वारा चार्ज के ऊपर सबटेंडेड सॉलिड एंगल अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल जो है इसको अपन ये लिख सकते हैं डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ पे इसको डी ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर्कुलेशन डी ए, सॉरी डी ओमेगा। सर्कुलेशन डी ओमेगा का मतलब हो गया इस पूरी क्लोज सरफेस के द्वारा क्यू पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कोई भी क्लोज सरफेस अपने अंदर लोकेटेड किसी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करती है, 4 पाई। कोई भी क्लोज सरफेस अपने अंदर लोकेटेड पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, 4 पाई। तो सर्कुलेशन डी ओमेगा को मैं ये लिख सकता हूं 4 पाई। तो अपने पास यहाँ पे ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गॉस लॉ जो है उसको अपन प्रूव कर चुके, जो चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के द्वारा वो कितना था, Q। चार्ज इनक्लोज्ड अपने को पता था, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल चार्ज के लिए अपन ने गॉस लॉ प्रूव कर दिया है। अब मान लेते हैं सेकंड केस में मैं ये मान लेता हूं कि सिंगल चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के बाहर लोकेटेड है। सर एक मिनट, आप वो दूसरे वाला पेज सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। इसमें देख लीजिए, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। ओके सर। केस 1 में अगर कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। ये ध्यान रखिए, मैंने आपको सॉलिड एंगल बताते वक्त ये आपको कहा था कि ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोई भी क्लोज सरफेस अंदर किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, 4 पाई, और बाहर किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, 0। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, केस 2 के अंदर एक सिंगल चार्ज ही लेता हूं, लेकिन अब की बार ये गॉसियन सरफेस के बाहर लोकेटेड है। इस सिंगल चार्ज is located outside the Gaussian surface, outside the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस के ये बाहर लोकेटेड है। जैसे ये मान लो गॉसियन सरफेस है ये, और चार्ज आपका यहाँ पे लोकेटेड है। तो अब की बार जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लीजिए कि फ्लक्स जो है वो ये हो जाएगा सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इस क्लोज सरफेस से इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरियल एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया वेक्टर इधर की ओर पॉइंट करेगा, और इस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। दोनों के बीच में एंगल में थीटा ले लेता हूँ, तो अपने पास ये आ जाएगा सर्कुलेशन ई डी ए कोस थीटा। ई की वैल्यू रख दीजिए
तो E की वैल्यू आपको पता है कि Q अपॉन आर स्क्वायर होगी या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रहेगी। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, फिर से अंदर वही रह जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, सर्कुलेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है ये सॉलिड एंगल को डिनोट कर रहा है, तो इसको ये लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर्कुलेशन डी ओमेगा। अब सर्कुलेशन डी ओमेगा का मतलब हो गया इस पूरी क्लोज सरफेस के Q पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है। तो आपको ये पता है क्लोज सरफेस किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल कितना सबटेंड करेगी, 0। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। सर्कुलेशन डी ओमेगा इज 0। तो अपने पास जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना आ जाएगा, 0। वैसे भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, ये आपका क्लोज सरफेस है, तो इस पॉइंट चार्ज से जो भी फील्ड लाइन निकलेंगी वो पहले इस क्लोज सरफेस को कट करके अंदर एंटर होंगी, किसी पॉइंट से कट करके ये इस क्लोज सरफेस के अंदर एंटर होंगी, और फिर किसी पॉइंट से कट करके ये बाहर निकलेंगी। जब अंदर एंटर होंगी तो फ्लक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव। जब बाहर एग्जिट होंगी तो फ्लक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो जितनी फील्ड लाइन इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस के अंदर एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइन आपकी बाहर एग्जिट भी होंगी। तो नेट फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है क्लोज सरफेस से, 0। तो अपन ने दो केसेस प्रूव कर दिया है गॉस लॉ। जब एक सिंगल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर लोकेटेड है तो फ्लक्स आपका Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और जब एक सिंगल चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर लोकेटेड है तब भी अपन फ्लक्स Q इनक्लोज्ड अपॉन 0, क्योंकि यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा, तो Q इनक्लोज्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ भी 0 रहेगी। तो इन दोनों केसेस में अपन ने गॉस लॉ प्रूव कर दिया। अब जो जनरल केस है कि बहुत सारी पॉइंट चार्जेस आपके लोकेटेड है, वो अपन लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस वाला केस मैं ले लेता हूं। तो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये आपका Q2 है, ये Q3 है, ये -Q4 है, ये मान लीजिए Q5 है, ये मान लो -Q6 है। इतना ले लेते हैं। और मान लीजिए कि आपका क्लोज गॉसियन सरफेस ये है जो इन चार्जेस को इनक्लोज कर रही है। अब अगर आप नेट फ्लक्स आप कैलकुलेट करो इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है, तो पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिजल्टेंट फील्ड इन 6 पॉइंट चार्जेस की वजह से रहेगा। 6 चार्जेस हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फील्ड को मैं ये लिख सकता हूँ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर प्लस E6 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और अब अपन इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा सर्कुलेशन E1 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। दूसरा इंटीग्रेशन ये है सर्कुलेशन E2 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तीसरा है सर्कुलेशन E3 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। चौथा है सर्कुलेशन E4 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। पांचवा आ जाएगा सर्कुलेशन E5 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। और चौथा इंटीग्रेशन ये है सर्कुलेशन E6 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये अपने पास आएगा। अब अपन पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। तो पहला इंटीग्रेशन ये है सर्कुलेशन E1 वेक्टर डॉट DA वेक्टर। E1 क्या हो गया, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से ये देख रहे हैं कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये तो अपन प्रूव कर चुके हैं पहले। तो सर्कुलेशन E1 वेक्टर डॉट DA वेक्टर किसके बराबर होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर्कुलेशन E2 वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो E2 क्या हो गया, Q2 की वजह से फील्ड है आपका, तो ये Q2 चार्ज भी सरफेस के अंदर लोकेटेड है, तो इसकी वजह से कितनी फील्ड लाइंस आपकी बाहर निकलेंगी, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
E3 वेक्टर डॉट DA वेक्टर ये Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन Q3 बाहर लोकेटेड है, तो इसकी वजह से नेट फील्ड लाइन कितनी पास होंगी क्लोज सरफेस से, 0। E4 वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो ये माइनस Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से कितनी फील्ड लाइन आपकी पास होंगी, माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E5 ये Q5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q5 बाहर लोकेटेड है, इसकी वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। इसी तरह से माइनस Q6 की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, 0। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस Q4, और ये क्या हो गया, अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, यानी ये किसके बराबर है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये आपका गॉस लॉ हो गया। तो इस गॉस लॉ के प्रूफ में देखिए कहीं कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक बार फिर से इनको शेयर कर देता हूँ आपको। पहले अपन ने सिंगल चार्ज के केस में अपन ने प्रूव किया कि क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, एक सिंगल चार्ज जो अंदर लोकेटेड है, तो उसकी वजह से कितना फ्लक्स Q ऑन एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने सिंगल चार्ज को बाहर रखा क्लोज सरफेस के, तब देखा इससे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, 0। और फिर अपन ने यहाँ पे जनरल केस लिया है जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस लोकेटेड है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं, कुछ क्लोज सरफेस के अंदर लोकेटेड है, कुछ बाहर लोकेटेड है। अब इस क्लोज गॉसियन सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है, तो ये किसके बराबर आएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो देखिए इसमें डाउट आपको है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस लूंगा वन बाय वन। पहले ये देख लीजिए इसमें कोई भी डाउट है तो। ये क्लियर है सभी को? सर एक देखो बार आप केस 2 दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा चीज? सर केस 2। केस 2 के अंदर देखिए चार्ज आपका बाहर लोकेटेड है, तो अपने को ये पता करना है इस पूरी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैंने एक एरियल एलिमेंट चूज कर लिया, पहले इस इन्फिनिटेजमली स्मॉल एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे, उसको पूरी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो तो आपका पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉइंट करेगा, इधर की ओर आएगा। ई वेक्टर इधर की ओर है, डी ए वेक्टर इधर है, मान लिया दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये आ जाएगा सर्कुलेशन ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज से मान लो ये एरिया जो है ये आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो इसकी वजह से फील्ड जो है वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर निकाल लिया, अंदर ये रह गया सर्कुलेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इस इन्फिनिटेजमली स्मॉल एरिया के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल है पॉइंट चार्ज की लोकेशन पे, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है उसको ये डिनोट कर रहा है। अब इस पूरी क्लोज सरफेस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, वो हो गया सर्कुलेशन डी ओमेगा। अब आपको ये बताया था मैंने जब सॉलिड एंगल पढ़ाया था, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे अगर सबटेंडेड सॉलिड एंगल देखोगे तो वो 4 पाई होगा क्लोज सरफेस के द्वारा, और बाहर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल देखोगे तो वो कितना होगा, 0। तो इस केस में सर्कुलेशन डी ओमेगा यानी इस पूरी क्लोज सरफेस के द्वारा इस आउटसाइड पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल देखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये सरफेस है आपकी, तो इधर अगर पॉइंट आपका लोकेटेड है, इस क्लोज सरफेस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, तो यहाँ पे इस सरफेस का एक पोर्शन तो ये है, ये सॉलिड एंगल है आपका, सरफेस का एक पार्ट तो ये है, ये पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल तो क्या रहेगा, नेगेटिव। और ये जो सरफेस का क्लोज सरफेस का इतना पोर्शन है, इसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इधर वाले के द्वारा सेम ये जो सॉलिड एंगल है सबटेंड होगा, मान लो ये वैल्यू आपकी ओमेगा के बराबर है, तो इस सरफेस के द्वारा ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड होगा माइनस ओमेगा, और इस सरफेस के द्वारा प्लस ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड होगा। तो नेट सॉलिड एंगल कितना हो गया, 0। तो किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा किसी आउटसाइड पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो कितना रहेगा, 0।
तो ये हो गया गोस लॉ का प्रूफ। अब इस पे प्रॉब्लम्स किस टाइप की बनती है, बहुत ही प्रॉब्लम बनेगी। आपको केवल ये पता करना है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज लोकेटेड है, फिर आप आसानी से बता सकते हो कि कितना फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस से पास होगा। लेकिन कई बार दिक्कत आ जाती है जब चार्ज आपका बाउंड्री पे लोकेटेड होता है, तब कैसे पता करते हैं। तो अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वन बाय वन, फिर उससे क्लियर हो पाएगा कि किस टाइप से अपन फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। आपको ये दिया हुआ है, a point charge is located point charge is located just above the center of the flat face of a hemisphere of radius r. Find flux through the curved surface of the hemisphere through the flat surface of the hemisphere. और थर्ड पार्ट में आपको पार्ट ए और बी को रिपीट करना है इफ द चार्ज इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। रिपीट या आंसर ए एंड बी if charge is exactly at the center. मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। एक हेमिस्फीयर है इस टाइप का, ये हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है r। इसका ये जो फ्लैट फेस है ऊपर, ये जो सर्कुलर फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर जो है इसको मैं O से डिनोट कर देता हूँ। पहले पार्ट में आपको ये दिया हुआ है कि पॉइंट चार्ज जो है वो जस्ट अबाउ द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस लोकेटेड है। ये जो सेंटर है इसके जस्ट ऊपर लोकेटेड है। कितना ऊपर लोकेटेड है? जस्ट अबाउ का मतलब हो गया इन्फिनिटेजिमली स्मॉल डिस्टेंस पे लोकेटेड है इस O से। O से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लेता हूँ डेल। इस डेल डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज आपका लोकेटेड है Q। अब आपको ये बताना है कि ये जो आपका सर्कुलर सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, यानी इस फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ये डिस्टेंस काफी स्मॉल है तो डेल इज टेंडिंग टू जीरो। डेल डिस्टेंस है जो आपकी टेंडिंग टू जीरो है। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एनीवन? सर इस सरफेस को गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसके ऊपर एक और हेमिस्फेरिकल स्फीयर रख देंगे। देखो ध्यान दो इधर, पहले केस में आपको ये पूछा गया है कि जो पॉइंट चार्ज है वो सेंटर के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, यानी ये सेंटर है आपका वो हेमिस्फीयर का, इस सेंटर के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, यानी डेल डिस्टेंस ऊपर मैंने मान लिया है डेल इज टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज क्यों लोकेटेड है, और आपको ये बताना है कि ये जो फ्लैट सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास होगा, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। दूसरे केस में
ये जो चार्ज है ये एग्जैक्टली ओ पे लोकेटेड है, तब अपने को बताना है कि फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा और कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। इस पार्ट को आंसर करना ज़्यादा आसान है अगर आप ध्यान दोगे तो। मैं पार्ट सी को पहले आंसर कर देता हूँ। मान लो चार्ज जो है वो आपका एग्जैक्टली ओ पे लोकेटेड है। चार्ज इज exactly at the center of the hemisphere। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हेमिस्फीयर है आपका, ये हेमिस्फीयर है, चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड है, यहां पे लोकेटेड है चार्ज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक इस टाइप का क्लोज स्फीयर कंसिडर करूं, ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का एक क्लोज स्फीयर अपन कंसिडर करें, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड है, तो इस क्लोज स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो पूरा क्लोज स्फीयर बन गया है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड है, जितनी फील्ड लाइन आपकी अपर हेमिस्फीयर को कट कर रही होंगी, उतनी ही फील्ड लाइन जो है वो लोअर हेमिस्फीयर को भी कट कर रही होंगी। यानी जितनी फील्ड लाइन ऊपर हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकल रही होंगी, उतनी फील्ड लाइन नीचे वाले हेमिस्फीयर को भी कट करके बाहर निकल रही होंगी। ये आपका सिमेट्रिकली लोकेटेड है सेंटर के ऊपर। अपने को ये पता है पूरा जो क्लोज सरफेस है आपका, यानी पूरा जो स्फीयर है, उससे कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपर हेमिस्फीयर से कितना पास होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लोअर हेमिस्फीयर से कितना पास होगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स पास होने वाला है, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा वो आप बता सकते हो, क्योंकि स्फीयर क्लोज सरफेस है। तो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिमेट्री से अपन ये कह सकते हैं, चूंकि चार्ज सेंटर पे लोकेटेड है, जितनी फील्ड लाइन अपर हेमिस्फीयर को कट करेंगे, उतनी फील्ड लाइन लोअर हेमिस्फीयर को भी कट करेंगे। तो इसका मतलब लोअर हेमिस्फीयर जो है उससे कितनी फील्ड लाइन आपकी पास होंगी? लोअर हेमिस्फीयर, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैं बोल रहा हूँ, इस कर्व्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइन आपकी पास होंगी? आधी फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस से पास होंगी। ये जो सरफेस है इसको मैं कर्व्ड सरफेस बोल रहा हूँ, ये सरफेस, क्योंकि वही अपने को क्वेश्चन में पूछा गया, एक ये कर्व्ड सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है। तो इस सरफेस जो है इससे कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है? आधी फील्ड लाइन इससे पास होंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 स्फीयर डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कोई ये बता सकता है ये जो फ्लैट फेस है आपका, इससे कितनी फील्ड लाइन पास होंगी? हाँ हाँ पार्थ। जीरो। फ्लैट फेस से जीरो फील्ड लाइन आपकी पास होंगी। फील्ड लाइन पास होने का मतलब है क्या? उस सरफेस को फील्ड लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पे चूंकि इस फेस के ऊपर लोकेटेड है, ये एग्जैक्टली फेस के सेंटर पे ये लोकेटेड है क्यू, तो जो भी फील्ड लाइन इस फेस से होके जाएगी वो तो फेस के पैरेलल ही निकलेगी, इधर की ओर जा रही है या इधर की ओर जा रही है। कोई भी फील्ड लाइन इस फ्लैट फेस को कट नहीं करेगी, क्योंकि फ्लैट फेस के सेंटर पे ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे फील्ड लाइन चूंकि आपकी सरफेस के पैरेलल निकल जा रही है, कोई भी इस फ्लैट फेस को कट करके दूसरी ओर नहीं जा रही है। इसका मतलब फ्लैट फेस जो है उससे कितनी फील्ड लाइन आपके पास होंगी? 0। तो ये जो सी पार्ट है इसको आंसर करना काफी आसान था। कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स हुआ? 0। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है सी पार्ट को आंसर करने में, फिर अपन ये जो पहला ए और बी पार्ट है इस केस में कैलकुलेट करेंगे। एनीवन कोई भी डाउट है इसमें तो देख लीजिए। जब चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड है तो ए पार्ट का आंसर तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी पार्ट का आंसर क्या होगा? 0। सर एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखो क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए।
अब अगर मान लीजिए कि मैं इस चार्ज को इन्फिनिटेजिमली स्मॉल डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, जैसा ये केस दिया हुआ है ए और बी पार्ट में, यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो है वो सेंटर के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर लोकेटेड है, तो क्या अंतर आएगा? फाई कर्व्ड कितना हो जाएगा, फाई फ्लैट क्या हो जाएगा? एनीवन? अगर अपना ये जो चार्ज है ये इस फ्लैट फेस के जस्ट ऊपर लोकेटेड है, तो ए और बी पार्ट का आंसर क्या रहेगा? ये सिचुएशन है आपकी, ये सिचुएशन है आपकी बार, ये हेमिस्फीयर है। अब की बार ये ध्यान दीजिएगा कि चार्ज को अपन ने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ प्लेस कर दिया है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? टेंडिंग टू जीरो, जस्ट अबव लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है। इतना तो क्लियर हो गया कि अब की बार ये इस हेमिस्फीयर से सेपरेट ये चार्ज आपका रखा हुआ है, तो कोई भी फील्ड लाइन जो कर्व्ड सरफेस से पास होगी, पहले उसको फ्लैट फेस को कट करके अंदर आना होगा, फिर वो कर्व्ड सरफेस को कट करके बाहर निकलेगी। जैसे कोई भी फील्ड लाइन आप भेज रहे हो, यहां से कोई फील्ड लाइन भेजे, पहले ये फ्लैट फेस को कट करेगी, अंदर एंटर हुई, फिर इस कर्व्ड सरफेस को कट करके बाहर एग्जिट होगी। कर्व्ड सरफेस से ऐसी कोई फील्ड लाइन आपके पास नहीं हो सकती जो फ्लैट फेस को कट ना करे। हर फील्ड लाइन जो आपकी आ रही है पॉइंट चार्ज से, पहले उसको इस फ्लैट फेस को कट करना पड़ेगा, फिर इससे वो अंदर एंटर होगी, फिर इस कर्व्ड सरफेस से वो बाहर एग्जिट होगी। तो इतना तो क्लियर है कि फ्लैट फेस से जितनी फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है, कर्व्ड सरफेस से उतनी फील्ड लाइन बाहर एग्जिट हो रही है। तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू जितनी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इस सरफेस के लिए फ्लक्स की उतनी नेगेटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि जब आप क्लोज सरफेस की बात करते हो तो अगर फील्ड लाइन अंदर एंटर हो रही है तो फ्लक्स को आप नेगेटिव लेते हो, फील्ड लाइन बाहर एग्जिट नहीं है तो फ्लक्स को आप पॉजिटिव लेते हो। तो इस फ्लैट फेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, कर्व्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ये अपने को पता करना है। तो अगर मान लो कि 5 फ्लक्स जो है वो इससे, इसके द्वारा कितना फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा है वो -5 के बराबर है, तो इससे कितनी फील्ड लाइन जो है वो बाहर एग्जिट हो रही है वो +5 के बराबर होगा, यानी कितना फ्लक्स आपका एग्जिट हो रहा है वो क्या होगा? +5 के बराबर। अब कर्व्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइन का पास हो रही है ये पता करोगे, इसके लिए तो फिर से मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हेमिस्फीयर था आपका, मैं फिर से स्फीयर को ड्रॉ कर लेता हूँ, अपर हेमिस्फीयर को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अपर हेमिस्फीयर को भी ड्रॉ कर दिया। अब सेंटर से स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज को रखा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है आपकी सेंटर से ये क्या है? टेंडिंग टू जीरो है। तो जब आप ओवरऑल स्फीयर को देखोगे तो ये चार्ज अभी भी आपको कहाँ नजर आएगा? सेंटर पे ही नजर आएगा, क्योंकि डेल जो है वो क्या है? टेंडिंग टू जीरो। तो अपन अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि जितनी फील्ड लाइन आपकी अपर हेमिस्फीयर से अभी कट हो रही है उतनी फील्ड लाइन लोअर हेमिस्फीयर से भी कट होंगे। हालांकि कुछ चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज आपका नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि डेल क्या है? टेंडिंग टू जीरो है। तो अभी भी अपन ये कह सकते हैं सिंस डेल इज टेंडिंग टू जीरो, half of the field lines will exit from upper hemisphere and other half of the field lines will cross the lower hemisphere। अभी भी अपन ये कह सकते हैं क्योंकि डेल आपका क्या है? टेंडिंग टू जीरो, तो जो फील्ड लाइन आपकी ऊपर की ओर कट हो रही है, मान लो ये फील्ड लाइन आपकी ऊपर की ओर कट हो रही है, तो इतनी ही फील्ड लाइन जो है वो लोअर हेमिस्फीयर से भी कट होंगी, क्योंकि डेल क्या है? टेंडिंग टू जीरो है। तो अभी भी अपन ओवरऑल स्फीयर को देखें तो ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो आपका ऑलमोस्ट सेंटर पे लोकेटेड है। तो अपर हेमिस्फीयर से जितनी फील्ड लाइन जा रही है उतनी ही फील्ड लाइन आपकी लोअर हेमिस्फीयर से भी पास होंगे। लेकिन अब की बार अंतर ये है कि जो फील्ड लाइन लोअर हेमिस्फीयर से एग्जिट हो रही है, पहले उसको इस सर्कुलर फेस से अंदर एंटर होना पड़ेगा। अब इस लोअर हेमिस्फीयर से कितनी एग्जिट हो रही है ये तो आपने पता कर लिया, इस कर्व्ड सरफेस से कितनी फील्ड लाइन बाहर एग्जिट होंगी, पूरे स्फीयर से कितनी हो रही है? Q/ε0। तो इस कर्व्ड सरफेस से कितनी जाएंगी? Q/2ε0 एग्जिट हो रही है, तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ ले रहा हूं।
लेकिन अपने को ये भी पता है कि जो फील्ड लाइन इस कर्व सरफेस से बाहर एग्जिट हुई है वो फील्ड लाइन पहले इस फ्लैट फेस के द्वारा अंदर एंटर हो रही है। तो फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लैट फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, -q/2 एप्सिलॉन नॉट। इस हेमिस्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना पास, क्योंकि हेमिस्फीयर के बाहर लोकेटेड है चार्ज लोकेटेड हो तो टोटल कितनी फील्ड लाइन पास होंगी, 0। यानी जितनी फील्ड लाइन एंटर होंगी फ्लैट फेस से उतनी कर्व सरफेस से एग्जिट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें जो लॉजिक अपन ने यूज किया है वो क्लियर है कि नहीं। ए पार्ट सी था एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड है, और अगर एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड नहीं है तो फिर ये आपको करना होगा। देखो इसमें कोई भी डाउट है तो फिर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर अगर जो फ्लैट सरफेस है सर उसे बेस मान के एक सिलेंडर ड्रॉ करें जिसका सेंटर क्यू हो, और सर उसमें तो सर एरिया मतलब जो फ्लक्स इनक्लोज्ड होगा वो तो सर q/0 हो जाएगा। अगर आप सिलेंडर ड्रॉ करो आपको एक तो पहले तो ये जो फ्लैट फेस है इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि इसको अगर आप इससे ज्वाइन करते हो तो से ये सिचुएशन रहेगी आपकी, इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। इसको क्यों से अगर ज्वाइन करते हो तो ये कॉन बनेगा बेसिकली, यस सर। और इस कॉन की जो हाइट है वो क्या है, टेंडिंग टू 0, डेल इज टेंडिंग टू 0। तो ये कौन यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल ये हो जाएगा, अगर ये सेमी अपेक्स एंगल आपका अल्फा है तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस अल्फा। अल्फा तो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी सिलेंडर की जो हाइट है, सॉरी कौन की जो हाइट है वो आपकी क्या है, डेल इज टेंडिंग टू 0। तो अल्फा को आप क्या लोगे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। अल्फा 90 हुआ तो कोस 90 क्या हुआ, 0। तो ये सॉलिड एंगल कितना हो गया, 2 पाई। तो 2 पाई सॉलिड एंगल आपका सबटेंड हो रहा है। तो इससे कितनी लाइन आपकी पास होंगी इस फ्लैट सरफेस से, वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अभी अभी जो किया था, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर्कुलेशन डी ओमेगा। सर्कुलेशन डी ओमेगा कितना आएगा यहाँ पे, 2 पाई। तो ये कितना आएगा करेंगे, बाकी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ये एक क्यूब है आपका, ये क्यूब है, पहला केस मैं ये ले रहा हूं, ये जो आपका वर्टेक्स है इसको मैं यही बोल देता हूं, एक पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट ए, केस 1 क्यू इज एट ए। अब आपको बताना है इस क्यूब के जो 6 फेस हैं उनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, एनीवन। अब ये जो फेसेज है इनको मैं नाम दे देता हूं, जैसे राइट फेस ये हो गया, ये जो फेस है ये आपका राइट फेस है, तो आपको बताना है राइट फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। बॉटम फेस, ये बॉटम फेस हो गया, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। ये बैक फेस है आपका, इस बैक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। फिर ये फ्रंट फेस है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। टॉप फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, लेफ्ट फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, एनीवन। सर बॉटम फेस से q/32 एप्सिलॉन नॉट। बॉटम से कितना पास होगा, सर q/32 एप्सिलॉन। q/32 एप्सिलॉन नॉट। एनीवन एल्स, q/24 एप्सिलॉन नॉट। q/24 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये बताइए कि टॉप फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, एनीवन। ये जो फेस है इससे कितना सर फ्लक्स, 0 सर 0।
क्यों होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट चार्ज है ये आपका इस टॉप फेस का भी तो पार्ट है, टॉप फेस पे ही लोकेटेड, अगर कोने पे लोकेटेड है तो जो भी फील्ड लाइन आपकी टॉप फेस से पास होगी वो टॉप फेस के पैरेलल निकलेगी। इस टाइप से फील्ड लाइंस आपकी निकलेंगी, कोई भी फील्ड लाइन टॉप फेस को कट नहीं करेंगे। तो टॉप फेस से ये कोई भी फ्लक्स जो है ये आपका पास नहीं होगा। तो फाई टॉप क्या रहेगा? 0। और ये जो आपका फ्रंट फेस है इससे कितनी फील्ड लाइन पास होंगी? तो ये पॉइंट चार्ज फ्रंट फेस का भी हिस्सा है, तो इससे फ्रंट भी फेस पे भी 0 फील्ड लाइन पास होंगी, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन फ्रंट फेस को कट नहीं करेगी, क्योंकि ये फ्रंट फेस जो है इसका भी पार्ट है, कोने पे लोकेटेड है। तो जो भी फील्ड लाइन आपकी जाएंगी वो फ्रंट फेस के पैरेलल निकलेंगी, कोई भी फील्ड लाइन फ्रंट फेस को कट नहीं करेगी। तो फ्रंट फेस से भी कितनी फील्ड लाइन पास होंगी? 0। और ये पॉइंट चार्जेस लेफ्ट फेस का भी हिस्सा है, तो लेफ्ट फेस से भी आप ये देखोगे लेफ्ट फेस के पैरेलल फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी, कोई भी फील्ड लाइन लेफ्ट फेस को कट नहीं करेगी। तो इन तीनों की वैल्यू तो क्या हो गई? 0। अब बच गए ये 3 फेस, राइट फेस, बॉटम फेस, बैक फेस। क्या ये तीनों फेस इस पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं? यस सर। यस सर। सिमेट्रिकली लोकेटेड है। देखो कैसे लोकेटेड है, इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे ये आपका क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब है, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, इस कोने पे लोकेटेड है, जिसको अपन ने ए नाम दिया है। अब जैसे मैं राइट फेस तक पहुंचना चाह रहा हूं, यहां से मैं इस साइड के अलोंग चलूंगा तो आपका ये राइट फेस आ जाएगा। इस साइड के अलोंग चलोगे, मान लो साइड लेंथ आपकी एल है, तो एल डिस्टेंस जाने के बाद ये आपका फेस एनकाउंटर हो रहा है। इधर भी जाओगे तो एल डिस्टेंस जाने के बाद ये फेस आपका एनकाउंटर हो रहा है। इधर भी जाओगे तो एल डिस्टेंस जाने के बाद ये फेस आपका एनकाउंटर हो रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज के अबाउट ये राइट फेस, बॉटम फेस और बैक फेस तीनों सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तीनों आपके सिमेट्रिकली लोकेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज से जो फील्ड लाइन आपकी निकलेंगी, तीनों से इक्वल अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन निकलेंगी। जितनी फील्ड लाइन बॉटम फेस से निकलेंगी उतनी ही राइट फेस से निकलेंगी, उतनी ही बैक फेस से निकलेंगी। तो इतना अपन कह सकते हैं कि फाई राइट इज इक्वल टू फाई बॉटम इज इक्वल टू फाई बैक। अब ये होगा कितना? तो इन तीनों फेसेस से कितना कितना सर, फ्लक्स जाएगा? Q by 20 नॉट। Q by 24 एप्सिलॉन Q नॉट। by 25 4 epsilon। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये पता करने के लिए कि इन तीनों फेसेस से इंडिविजुअली कितना फ्लक्स आपका पास हो रहा है, वो पता करने के लिए पहले ये पता करते हैं कि कितनी फील्ड लाइन इस क्यूब के अंदर एंटर हुई। तो अगर मैं इस क्यूब के अराउंड 8 इसी तरह के क्यूब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, जैसे ये छोटे क्यूब मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मान लीजिए पहला क्यूब है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज आपका लोकेटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, एक 8 क्यूब में आइडेंटिकल क्यूब्स में ड्रॉ करता हूँ, जिनके लिए ये पॉइंट चार्ज जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पे लोकेटेड होगा। जैसे एक क्यूब यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसके जस्ट आगे एक क्यूब में ड्रॉ कर देता हूँ, इस क्यूब के जस्ट आगे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया। 2 क्यूब हो गए, इस क्यूब के जस्ट आगे ये क्यूब ड्रॉ कर दिया है। इसी तरह से एक क्यूब यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ये क्यूब ड्रॉ हो गया। एक क्यूब ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये टोटल कितने क्यूब हो गए? 4। इसी तरह से 4 क्यूब ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे एक क्यूब मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक क्यूब मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक इसके आगे ड्रॉ कर देता हूं, ये क्यूब ड्रॉ कर देता हूं, ये क्यूब ड्रॉ कर देता हूं, इसी तरह से एक क्यूब ये ड्रॉ कर दिया, एक ये क्यूब ड्रॉ कर देते हैं।
तो अपन ये देखते हैं, अब ये 8 क्यूब से एक बड़ा क्यूब बन रहा है जिसका साइड लेंथ डबल हो जाएगा। जैसे इस क्यूब का साइड लेंथ अगर एल है, तो ये जो क्यूब बन जाएगा, इसका बड़ा क्यूब बन जाएगा, इसका साइड लेंथ कितना होगा 2l। और इस बड़े क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे ये कैपिटल क्यूब लोकेटेड है। ये बड़ा क्यूब जो है ये 8 छोटे क्यूब से मिलके बना हुआ है। अब इस कैपिटल क्यूब के रेस्पेक्ट में इन 8 क्यूब की जो लोकेशन है वो सिमेट्रिक है। तो कैपिटल क्यू से जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, हर क्यूब से आप ये देखोगे कैपिटल क्यू से जो क्लोज सरफेस, अगर मैं इस बड़े क्यूब को एक क्लोज सरफेस मान लेता हूं, तो ये जो आपका बिगर क्यूब है इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये तो आप बता सकते हो आसानी से। बिगर क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके द्वारा इनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो स्मॉलर क्यूब है ये 8 क्यूब है, और हर क्यूब से आप ये देखोगे एग्जैक्टली सेम फील्ड लाइन आपकी पास हो रही होंगी, हर क्यूब से सेम फील्ड लाइन आपकी गुजरेंगे, क्योंकि ये जो क्यूब है ये आपका सिमेट्रिकली लोकेटेड है 8 क्यूब के अबाउट। तो जितनी फील्ड लाइन आपकी इस क्यूब से जा रही होंगी, उतनी फील्ड लाइन इस क्यूब से जा रही होंगी, उतनी इससे जा रही होंगी, उतनी इससे जा रही होंगी। तो एक स्मॉलर क्यूब से कितनी फील्ड लाइन आपकी पास होंगी, बिगर क्यूब से जो फील्ड लाइन पास हो रही है डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 क्यूब है यहाँ पे, और 8 क्यूब से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी पास होंगी, क्योंकि 8 क्यूब के अबाउट ये कैपिटल क्यू क्या है, सिमेट्रिक। तो जो स्मॉलर क्यूब है आपके, उनसे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को ये तो पता लग गया कि ये जो स्मॉलर क्यूब है आपका, इससे कितनी फील्ड लाइन आपकी पास हो रही होंगी, ये कितनी होंगी, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इनमें से कुछ फील्ड लाइन आपकी बॉटम फेस से जाएंगी, ये बॉटम फेस से कट होके बाहर एग्जिट हो रही है, कुछ राइट फेस से कट होके बाहर एग्जिट होंगी, कुछ आपकी बैक फेस से कट होके जा रही होंगी आपकी। और अपने को ये पता है राइट और बैक तीनों फेस से एग्जैक्टली सेम फ्लक्स आपका एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना एग्जिट हो रहा है तीनों फेसेस से, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इन तीनों से इंडिविजुअली कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा होगा, 1/3 ऑफ जो टोटल फ्लक्स इस क्यूब से एग्जिट हो रहा है कितना, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए। इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जस्ट ज्योमेट्री के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्यू अपॉन, ये आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, या इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इस क्वेश्चन में तो क्यू जो है वो एग्जैक्टली ए पर लोकेटेड है। अब मैं अगर मान लो इस वर्टेक्स को बी बोल देता हूँ, ये ए बी एक बॉडी डायगोनल हो गया। अगर मैं इसको बॉडी डायगोनल ए बी के अलोंग चार्ज को स्लाइटली बाहर की ओर डिस्प्लेस करूं, तो हर फेस से कितना फ्लक्स एग्जिट होगा। ध्यान दीजिएगा, केस 2, Q is slightly shifted outwards along the body diagonal AB. ये सिचुएशन है आपकी, जैसे ये आपका क्यूब है, इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस से अपन शिफ्ट करेंगे चार्ज को बॉडी डायगोनल के अलोंग। ये ए है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपका बी है, और ये बॉडी डायगोनल है आपका ए बी। अब बॉडी डायगोनल के अलोंग चार्ज को मैं स्लाइटली बाहर की ओर शिफ्ट कर देता हूं, इधर की ओर डेल डिस्टेंस से मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं। अब पॉइंट चार्ज यहां लोकेटेड है, डेल इज टेंडिंग टू 0। अब की बार आपको बताना है कि
जो 6 फेस हैं उनसे कितना फ्लक्स पास होगा? फाई फ्रंट क्या रहेगा? फाई लेफ्ट क्या रहेगा? फाई टॉप क्या रहेगा? फाई बॉटम क्या रहेगा? फाई राइट क्या होगा? और फाई बैक क्या होगा? बैक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? कोई बता सकता है क्या रहेगा आंसर? एनीवन? सर राइट बैक और बॉटम का तो सेम रहेगा, और राइट लेफ्ट बैक और बॉटम का सेम रहेगा, सही है। और सर फ्रंट टॉप और लेफ्ट का माइनस क्यूब अपॉन 24 एप्सिलॉन। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सही आंसर इन्होंने किया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको स्लाइटली शिफ्ट किया। तो अगर आप ये 8 क्यूब बनाओगे तो अभी भी अपन 8 क्यूब को अगर देखोगे, ये जो बिगर क्यूब बना है, अपन ये कह सकते हैं अभी भी ये बिगर क्यूब के अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे ही लोकेटेड है, क्योंकि डेल इज टेंडिंग टू 0। तो हर क्यूब से कितनी फिल लाइन आपकी गुजरेंगी, वो तो वही रहेगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब से कितनी फिल लाइन जो है इन 3 फेसेस से, ये जो आपका राइट फेस है, बॉटम फेस है और बैक फेस है, इनसे कितनी फिल लाइन गुजरेंगी? अभी भी वही आंसर रहेगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डेल इज टेंडिंग टू 0 अपने को दिया हुआ है। और इनमें से एक फेस से कितनी फिल लाइन जाएंगी? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आंसर तो आपका चेंज नहीं होगा। फाई बॉटम भी वही रहेगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, फाई राइट भी यही रहेगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, और फाई बैक भी क्या रहेगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अपन ये देखेंगे कि अब ये जो चार्ज है, ये आपका टॉप फेस, फ्रंट फेस और लेफ्ट फेस, इन तीनों फेसेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल पे है। इन तीनों फेसेस के अबाउट ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो कोई भी फिल लाइन, चूंकि ये क्यूब के बाहर लोकेटेड है, कोई भी फिल लाइन अगर बॉटम, राइट और बैक फेस से एग्जिट हो रही है तो पहले उसको इस क्यूब के अंदर एंटर होना पड़ेगा। जैसे मान लो राइट फेस से कोई फिल लाइन आपकी निकल रही है, तो ये फिल लाइन पहले टॉप फेस से अंदर एंटर होगी, और टॉप फेस से अंदर एंटर होने के बाद ये इस राइट फेस से कहीं एग्जिट होगी। तो अपन ये देखेंगे, चूंकि ये बॉडी डायगोनल पे लोकेटेड है, ये टॉप फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो अब कोई भी फील्ड लाइन जो इन 3 फेसेस से आपकी बाहर निकल रही है, पहले उनको फ्रंट फेस, टॉप फेस और लेफ्ट फेस से अंदर एंटर होना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई फील्ड लाइन आपकी लेफ्ट फेस से अंदर एंटर हो रही है, इससे एंटर होने के बाद ये बॉटम फेस से आपकी एग्जिट होगी। तो जितना फ्लक्स इन तीनों से एग्जिट हो रहा है, उतना ही फ्लक्स इन तीनों से अंदर एंटर हो रहा होगा। तो यहां पे आंसर क्या रहेगा? माइनस Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स कितना होगा क्यूब से? 0। फाई क्यूब क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि क्यूब के बाहर लोकेटेड है चार्ज। तो क्यूब से कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है? 0 एग्जिट हो रहा है। नेट फ्लक्स 0 है, यानी जितनी फिल लाइन क्यूब के अंदर एंटर होंगी उतनी एग्जिट भी होंगी। तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो टोटल जो 6 फेस से मिलके क्यूब बना हुआ है, उससे कितना फ्लक्स पास हुआ? 0। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग अंदर की ओर शिफ्ट कर दो, तब आंसर क्या होगा? थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं क्वेश्चन जो है वो ध्यान से समझिए। केस 3 जो है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, केस 3 में, केस 3 के अंदर, सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए वो वाला पेज। मैं अभी कर रहा हूँ, 1 सेकंड, ये थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ओके ओके सर। ये आपका है क्यूब और ये है बॉडी डायगोनल। अभी ड्रॉ करता हूँ मैं। ये ए है आपका, ये वर्टेक्स बी है, और इन ए बी को ज्वाइन करने वाला ये बॉडी डायगोनल है आपका। इस बॉडी डायगोनल के अलोंग मैं इसको अंदर की ओर शिफ्ट कर देता हूँ डेल डिस्टेंस से। डेल इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे पॉइंट चार्ज लोकेटेड है, क्यूब के अंदर लोकेटेड है।
अब आपको बताना है ये जो 6 पार्ट है इनके क्या आंसर रहेंगे। फाई फ्रंट, फाई लेफ्ट, फाई टॉप, फाई बॉटम, फाई राइट, फाई बैक। एनीवन, क्या आंसर होगा? डेल इज टेंडिंग टू 0, बॉडी डायगोनल के अलोंग अंदर की ओर डिस्प्लेस किया Q by 24 epsilon naught पास करेगा। सर 23/Q by epsilon naught होएगा सर, इस फ्रंट लेफ्ट और टॉप पे। क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलिए, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा। मेरा साउंड पहुंच रहा है सभी के पास? यस सर। एक बार तो मैं ये दिखा देता हूँ जो प्रणव पूछ रहा था, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें काफ़ी केसेज आपके बनेंगे, मैं केवल यही केस सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पे फ्रेम होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको घर पे ट्राई करना होगा। एक बार क्यू एक कोने पे, एग्जैक्टली कोने पे लोकेटेड है, तब 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये था। फिर सेकंड पार्ट में ये देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट है तो। सेकेंड पार्ट में अपन ने इसको बॉडी डायगोनल के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर मैंने डिस्प्लेस कर दिया डेल डिस्टेंस से, डेल इज टेंडिंग टू 0। सर एक बार अब वो 6 ऊपर वाला फेसेस केस से दोबारा समझा दीजिए, जो 24 एप्सिलॉन नॉट वाले। कौन सा? -Q/24 एप्सिलॉन नॉट। यस, नहीं Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये पूछ रहे हो प्रणव? हेलो, यस सर, ये वाला। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये जो फेस है इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे, ये फेस आपका फ्रंट फेस, इसकी लोकेशन आप अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो एक साइड लेंथ कवर करने के बाद ये फेस आपको एनकाउंटर होगा। इधर चलोगे तो ये साइड लेंथ कवर करने के बाद ये फेस एनकाउंटर हो रहा है, ये। और इधर अगर इतनी डिस्टेंस चलते हो नीचे की ओर तो ये फेस आपको एनकाउंटर हो रहा है। आप ये देखोगे, ये जो तीनों फेस हैं आपके, बॉटम फेस, राइट फेस और ये बैक फेस, ये तीनों फेस इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। इस पॉइंट के, ये पॉइंट चार्ज जो है इसके अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो तीनों से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा। तो पहले अपन ने ये कंक्लूड कर लिया कि राइट फेस, बॉटम फेस और बैक फेस से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि ये इस पॉइंट चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अब तीनों से इंडिविजुअली कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये पता करने के लिए अपन ने एक बड़ा क्यूब यहाँ पे कर लिया, जिसकी साइड लेंथ कितनी है 12। ये 8 छोटे क्यूब से मिलके बना हुआ है, और ये इस बड़े क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज आपका लोकेटेड है। तो 8 क्यूब हैं, सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं इस पॉइंट चार्ज के अबाउट, तो इन 8 छोटे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, बड़े क्यूब से कितना पास हो रहा है, क्योंकि बड़े क्यूब के अंदर ये चार्ज लोकेटेड है। तो अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बड़े क्यूब से तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स पास हो रहा है। 8 छोटे क्यूब हैं जिनमें हर क्यूब से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा, तो जो छोटे क्यूब हैं उनसे कितना फ्लक्स पास होगा, डिवाइडेड बाई 8। तो हर छोटे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को ये क्यूब जो है इसमें इंटरेस्ट है अपने को, क्योंकि इस क्यूब के कॉर्नर पे ये रखा हुआ था चार्ज, ये जो क्यूब है आपका, इससे मतलब है अपने को। तो ये क्यूब अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये क्यूब। अपने को ये पता है इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और वो इस क्यूब के 3 फेसेस से पास होगा, राइट फेस, बॉटम फेस और बैक फेस, तीनों से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है।
टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना जाएगा 1/3 ऑफ Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट यानी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रणव ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, हो गया क्लियर, थैंक यू सर। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया, इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करने की वजह से इन तीनों में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप ओवरऑल इस बड़े क्यूब को देखोगे तो सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की वजह से जो स्मॉलर क्यूब हैं उनसे जो फील्ड लाइन आपकी जा रही होंगी वो चेंज नहीं होंगी। सर थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की वजह से इंडिविजुअल फेसेस से फ्लक्स आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो फील्ड लाइन आपकी छोटे क्यूब से होके जाएंगी वो तो चेंज नहीं होंगी। तो ये जो तीनों पार्ट है ये तो वही रहेंगे, और इस केस में अगर आप अंदर की ओर डिस्प्लेस करते हो, आप क्यू के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट चाहे इधर की ओर डिस्प्लेस करो थोड़ा सा, चाहे इधर की ओर डिस्प्लेस करो, स्मॉलर क्यूब से तो उतना ही फ्लक्स जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और वो फ्लक्स जो है वो आपका हर क्यूब का आप ये देखोगे कि 3 फेस जो है वो इन्वायरमेंट से के साथ कॉन्टेक्ट में है। जैसे ये क्यूब है, इसका राइट फेस इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में, इसका बैक फेस और इसका बॉटम फेस। तो ये जो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट है, इस क्यूब के लिए ये आपके राइट फेस, बैक फेस और बॉटम फेस से ही पास होगा, यानी हर फेस से कितना जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पार्ट तो आपका इस पार्ट में भी, इस केस में भी आपका यही आंसर था इन तीनों का, और इस केस में भी क्या रहेगा सेम, तो इसमें तो वही रहेगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इन तीनों का क्या आंसर होगा? सर अपने को ये 7 पता है Q क्यूब by से 24 ही नॉट। 7Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अपने को ये पता है क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। अब चूंकि थोड़ा सा अंदर की ओर डिस्प्लेस कर दिया है तो चार्ज क्यूब के अंदर आ गया है, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 3 फेस है इनसे मिलके टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, फाई बॉटम प्लस राइट प्लस बैक, इन तीनों फेसेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ, इन तीनों को ऐड करके देखिए कितना आएगा 3Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट यानी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो जो रिमेनिंग 3 है उनसे कितना फ्लक्स पास होगा, 5 फ्रंट प्लस बैक, सॉरी फ्रंट प्लस लेफ्ट प्लस टॉप, इन तीनों से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इस इन तीनों से मिलके इतना फ्लक्स पास हो रहा है, तो बाकी बचा हुआ फ्लक्स किससे पास होगा, इन 3 फेसेस से, यानी इन तीनों से कितना फ्लक्स पास होगा मिला के, तीनों फेसेस को मिला के 7Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये जो चार्ज है ये बॉडी डायगोनल पे लोकेटेड है, तो ये आपका इस टॉप फेस, इस लेफ्ट फेस और इस फ्रंट फेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो इन तीनों फेसेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपका पास होगा। तो अगर इन तीनों से मिला के टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा है, तीनों से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास होगा, तो एक से कितना पास होगा 1/3 ऑफ दिस, तो इससे कितना पास होगा 7Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, इससे भी 7Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, इससे भी 7Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि इसको फेस डायगोनल के अलोंग डिस्प्लेस कर देता हूं, आपकी बार बताइएगा, कोई बता सकता है तो? ये वर्टेक्स है ये बॉडी डायगोनल के अलोंग ये पॉइंट था बी, ये फेस डायगोनल कंसिडर कर लेता हूँ, ये सी, AC फेस डायगोनल हो गया, और इस फेस डायगोनल के अलोंग मैं इसको अंदर की ओर और बाहर की ओर डिस्प्लेस करता हूँ। पहले केस में, केस 4 में मान लो मैं इसको अंदर की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, फेस डायगोनल के अलोंग इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, कितनी डिस्टेंस से, डेल डिस्टेंस से।
डेल इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे क्यू चार्ज लोकेटेड है। अब की बार बताओ जो चारों फेस है उनसे कितना फ्लक्स पास होगा? एनीवन? ये 6 फेस है, इनसे कितना फ्लक्स पास होगा? 5 फ्रंट कितना होगा? 5 फ्रंट, 5 लेफ्ट, 5 टॉप, 5 बॉटम, 5 राइट, 5 बैक। एनीवन? सर जिस फेस में डिस्प्लेस किया गया उसमें 0 और बाकी जो बॉटम राइट बैक है उनमें वही रहेगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट और बाकी दो में माइनस कर लेंगे। इनमें तो वही रहेगा, ये सभी को क्लियर है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। तो जो मैं 8 क्यूब कंसिडर करूंगा, जो पिछले पेज पे मैंने किया था, यहाँ पे ये 8 क्यूब अगर मैं कंसिडर करूं तो इसको सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अभी भी अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे ही मान सकते हो। तो एक क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बॉटम राइट और बैक है, इन फेसेस से तो अभी भी उतना ही फ्लक्स, उतनी फील्ड लाइन आपकी एग्जिट हो रहे होंगे। अब चूंकि इसको फेस के अलोंग इधर की और फेस डायगोनल के अलोंग इधर की ओर डिस्प्लेस किया, अब ये टॉप फेस के ऊपर लोकेटेड है, तो कोई भी फील्ड लाइन टॉप फेस को कट नहीं करेगी। टॉप फेस पे फील्ड लाइन जो सरफेस के पैरेलल जाएंगे, तो टॉप फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? 0। बच गए ये दो, फ्रंट और लेफ्ट, इनसे कितना फ्लक्स पास होगा? सर इनमें बाकियों का ऐड करके Q/एप्सिलॉन नॉट से माइनस कर देंगे। अब पहले ये देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक क्यूब ये है आपका, ध्यान दो, एक क्यूब तो ये हो गया, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग ये चार्ज आपका लोकेटेड है, मान लो यहाँ लोकेटेड है, इस टॉप फेस पे लोकेटेड है। मैं यहाँ पे एक और क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ, एक क्यूब और ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये जो आपका बन जाएगा, क्यूबॉइड बन गया है, क्यूबॉइड टाइप की शेप बन गई है। इस क्यूबॉइड के तो ये चार्ज अंदर लोकेटेड है, ये चार्ज, तो इस दो क्यूब से मिली हुई ये जो स्ट्रक्चर है, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये चार्ज लोकेटेड है। और लोअर क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अपर क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो 5 क्यूब है आपका, ये क्यूब है, इससे कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? क्योंकि ये जो Q/एप्सिलॉन नॉट है, ये दो क्यूब के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक अपर क्यूब से जा रही है फील्ड लाइन, एक लोअर क्यूब से जा रही है। तो यहाँ पे ये क्यूब है अपने पास, तो इस लोअर क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? हाफ ऑफ दिस Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जा रही है वो अपने को पता लग गया। इनमें से बॉटम राइट और बैक से कितनी फील्ड लाइन जा रही है वो अपने को पता है। बॉटम राइट बैक, इन तीनों से मिला के कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। जो टॉप फेस है उससे भी पता है कितनी फील्ड लाइन जा रही है, कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? 0। तो बाकी जो फेस बच गए उनसे कितनी फील्ड लाइन जाएंगी वो आप पता कर सकते हो। फ्रंट और लेफ्ट से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी? फ्रंट प्लस लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा आंसर? Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/8 एप्सिलॉन नॉट। 3Q/8 एप्सिलॉन। 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और अपने को ये पता है चूंकि ये फेस डायगोनल पे लोकेटेड है, ये फ्रंट फेस और लेफ्ट फेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो जितनी फील्ड लाइन फ्रंट फेस से जाएंगी उतनी ही लेफ्ट फेस से भी जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि 5 फ्रंट इज इक्वल टू 5 लेफ्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा? 3Q/16 एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3Q/16 एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज 3Q/16 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि इसको फेस डायगोनल के अलोंग बाहर की ओर डिस्प्लेस किया जाए, तो क्या होगा?
तो केस 5 ये आप खुद करके देखिएगा, इसमें क्या आंसर रहेगा। केस 5 में आप क्या करोगे, इसको फेस डायगोनल के अलोंग बाहर की ओर डिस्प्लेस करोगे। ये क्यूब है आपका, पॉइंट चार्ज जो वर्टेक्स पे लोकेटेड था, वर्टेक्स ए पे लोकेटेड था, इसको फेस डायगोनल AC के अलोंग मैं बाहर की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया है डेल डिस्टेंस से, डेल इज टेंडिंग टू 0। यहाँ पे पॉइंट चार्ज लोकेटेड है। तो अब हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, केस 6 ये आपका क्यूब है, आपकी बार ये जो पॉइंट चार्ज है इसको वर्टेक्स ए से इस ये जो लाइन है आपकी कॉर्नर लाइन, इसके अलोंग डिस्प्लेस कर देता हूँ डेल डिस्टेंस से, डेल इज टेंडिंग टू 0। अब पॉइंट चार्ज यहाँ लोकेटेड है, सेज के ऊपर लोकेटेड है। अब हर एक जो आपका फेस है उससे कितना फ्लक्स पास होगा। और लास्ट केस ये भी आप खुद से ट्राई करोगे। ये मान लो क्यूब है आपका, ये क्यूब है, और अब की बार मैं इस एज के अलोंग बाहर की ओर इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इस एज के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर की ओर डिस्प्लेस कर दिया, डेल इज टेंडिंग टू 0, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। अब हर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये तीनों जो केसेज हैं ये आप घर पे ट्राई करेंगे। 4 केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप से करना है। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स गो स्लो में बनेंगी। हाँ बोलिए सर, फ्रंट और लेफ्ट का एक बार दोबारा बता दीजिए। फ्रंट और लेफ्ट का, अच्छा ये पिछला पार्ट 4 आप पूछ रहे हो। यस। देखो ध्यान दो, यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जब चार्ज आपका अपर फेस पे लोकेटेड है तो इस क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगे। तो ये बहुत आसान है, आप अगर एक क्यूब ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हो तो अब ये जो दो क्यूब से ये जो क्यूबॉइड बन गया है, इस क्यूबॉइड के अंदर चार्ज लोकेटेड है, तो इस क्यूबॉइड से कितना फ्लक्स पास होगा। इस क्यूबॉइड से जो फ्लक्स पास होगा वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, Q, तो ये अपन लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये दोनों जो क्यूब है उनको ज्वाइन करने वाले इस फेस के ऊपर लोकेटेड है, तो दोनों क्यूब के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। जितनी फील्ड लाइन अपर क्यूब से जाएंगी उतनी फील्ड लाइन लोअर क्यूब से भी जाएंगी। तो लोअर क्यूब जो है वही अपन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, तो लोअर क्यूब से कितनी फील्ड लाइन जाएंगी, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको पता लग गया क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बॉटम राइट और बैक, ये तो वही है जो पहले 3 केसेस में अपन देख चुके हैं। इनसे तो कितना फ्लक्स जाएगा टोटल मिला के, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस करने से ये चेंज नहीं होने वाला है। टॉप फेस से कोई फील्ड लाइन जाएगी नहीं क्योंकि टॉप फेस के ऊपर ही ये लोकेटेड है, तो प्लेन पे ही लोकेटेड है, तो फील्ड लाइन प्लेन के पैरेलल ही जाएंगी, कोई भी फील्ड लाइन प्लेन को कट नहीं करेगी। तो टॉप फेस से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। अब 6 फेसेस से मिलके क्यूब बना हुआ है, 6 फेस से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन 3 फेसेस बेसिकली इन 4 फेसेस से कितना फ्लक्स पास हुआ, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी बचे हुए 2 फेस से कितना पास होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, 3Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। फ्रंट और लेफ्ट से मिलके कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है, 3Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और आपको ये पता है ये इस फेस डायगोनल के अलोंग लोकेटेड है चार्ज। इस फेस डायगोनल को अगर आप देखो ध्यान से तो ये इस फेस के और इस फेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है ये फेस डायगोनल, क्योंकि फेस डायगोनल तो ये जो एंगल है इसके एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग है ये आपका। तो ये इस फेस के अबाउट और इस फ्रंट फेस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो इन दोनों फेसेस से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाएगा, इन दोनों फेसेस से मिला के इतना फ्लक्स जा रहा है, तो एक फेस से कितना जाएगा, हाफ ऑफ दिस, यानी फ्रंट और लेफ्ट से 3Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा होगा। देखो ये क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर।
तो ये बाकी केसेज आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें पूछी जाएंगी आपको। अब अपन एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ पे आते हैं। एक छोटा सा चीज और है, मैं यहाँ पे ये चीज डिस्कस करना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिकली। और ये एस.सी. वर्मा वगैरह जो बुक्स हैं उनमें आपको दिया हुआ भी नहीं रहेगा। जब कोई लेमिनार बॉडी होती है, चार्ज बॉडी, जैसे मान लो ये प्लेट है आपकी, ये प्लेट है, प्लेट ले लिया है, वरना कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का भी आप यहाँ पे लेमिना आप ले सकते हो। तो जैसे इस लेमिना को यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए आपकी कितनी है, सिग्मा। ये लेमिनार बॉडी आपकी है और इसकी ज्योमेट्रिक सेंटर से, स्क्वायर टाइप की दिखाई दे ही रही है, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब इसकी वजह से ये जो लेमिनार बॉडी है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इस कैपिटल क्यू की वजह से इस लेमिनार बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। यहाँ पे तो चार्ज जो है वो इस ज्योमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट पे आपका लोकेटेड है। तो जो नेट फोर्स आपका लगेगा इस लेमिना के ऊपर वो आप ये देखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। कैसे आएगा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आता है। जैसे मान लो कि मैं इस लेमिना के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लेता हूँ। एलिमेंट जो है उसका एरिया है dA, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा dA, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉइंट चार्ज तो ये हो गया आपका और एक पॉइंट चार्ज ये है। दोनों के बीच किस टाइप का फोर्स एक्ट होगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। आप ये देख सकते हो कि इस कैपिटल क्यू की वजह से ये जो एलिमेंट अपन ने चूज किया, इस एलिमेंट की लोकेशन पे फील्ड कितना है ये आप देख सकते हो। फील्ड आपका किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो इस कैपिटल क्यू की वजह से ये जो एलिमेंट चूज किया इसकी लोकेशन पे फील्ड कितना होगा, ई के बराबर। और इस ई को आप क्या लिख सकते हो, अगर ये डिस्टेंस आपकी आर है तो ई को आप ये लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका फील्ड रहेगा। अब एरिया वेक्टर जो है वो तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फील्ड इधर की ओर है, तो दोनों के बीच कुछ एंगल रहेगा। ये एंगल मान लो आपका थीटा है, ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। आप ये देखोगे कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इस एरो की डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, आप फील्ड की डेफिनेशन से फोर्स को ये लिख सकते हो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज है सिग्मा dA, इसकी लोकेशन पे फील्ड इधर की ओर है, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी इधर की ओर ही लगेगा। इस एरो की डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, चार्ज तो हो गया सिग्मा dA मल्टीप्लाइड बाय फील्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। इतना फोर्स आपका लग रहा होगा, इसको आप dF बोल सकते हो। इस सिग्मा dA जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, इतना फोर्स लगेगा। अगर सिमेट्रिकली इधर भी एक एलिमेंट आप चूज करो थीटा एंगल पे, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, इतना ही फोर्स लगेगा dF के बराबर। और चूंकि सेम एंगुलर पोजीशन पे ये एलिमेंट आपका लोकेटेड है, आप ये देखोगे कि इन दोनों एलिमेंट्स पे फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये एंगल आपका थीटा है, फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट तो आपके ऐड हो रहे हैं, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपके, वो कैंसिलाइज हो रहे हैं, वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन केवल ये जो आपका कंपोनेंट है इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये कंपोनेंट कितना आएगा, dF cos थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अपने को इस पूरी प्लेट के ऊपर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को इसके ऊपर नेट फोर्स पता लग जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dF cos थीटा।
df को अपन ये लिख सकते हैं सिग्मा dA इंटू ई cos थीटा, ये आ जाएगा। ये सिग्मा तो आप बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या रहेगा ई dA cos थीटा, ई dA cos थीटा। इसको आप ये लिख सकते हो सिग्मा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, पूरी प्लेट के ऊपर अपन ने इसको इंटीग्रेट किया है, तो ये किस चीज को डिनोट करेगा एनीवन? फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द प्लेट। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको ये डिनोट करेगा, फ्लक्स थ्रू प्लेट। तो ये फोर्स जो है इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा सिग्मा फाई, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये केवल फोर्स के इस केस में तो चूंकि ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट थी, स्क्वायर सीट थी और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट पे चार्ज रखा हुआ था, तो फोर्स का एक्सप्रेशन अपन ने ये लिख दिया सिग्मा फाई। और ये किधर की ओर पॉइंट करेगा? ये सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट करेगा। लेकिन बाकी केसेस में अगर आप सिग्मा फाई कैलकुलेट करते हो, कोई एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे इस टाइप की ऑब्जेक्ट दे दिया आपका, जो लेमिनार बॉडी है वो इस टाइप की है, मान लो इस टाइप का लेमिना है आपका, ये तो सिमेट्रिकल है नहीं। अब इसकी सरफेस से किसी हाइट पे, मान लो ये लेमिनार बॉडी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा, और इसके किसी सरफेस के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर हाइट पे ये चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो ये जो आप इंटीग्रेशन कैरी आउट करोगे इससे केवल फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपको पता लग पाएगा। फोर्स का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो आप बता सकते हो। इस प्लेट के ऊपर फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा एफ पैरेलल, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इजीली। ये तो कोई इंटीग्रेशन के मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसको आप अभी भी कह सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगेगा सिग्मा इंटू फाई, लेकिन उसके लिए फाई पता होना चाहिए कि इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पे चूंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट थी तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही नेट फोर्स को डिनोट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए अपन ने एफ को क्या लिख दिया सिग्मा इंटू फाई। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है तो फोर्स का एक पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा, इससे तो केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू आपको पता लगेगी। अब इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम होंगे, जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन इस पे फ्रेम आपको करके देता हूँ, आप बताइएगा आंसर क्या होगा। कोई एक जना बताइए। ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ है ए, साइड लेंथ ए है, और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा। इसके सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट a/2 पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा? फाइंड फोर्स ऑन द प्लेट। एनीवन? सर एक बार आप ऊपर कर देंगे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। सिग्मा इंटू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बेसिकली अपने को ये पता करना है जो फोर्स है वो कितना लगेगा, वो तो अपने को पता है, सिमेट्रिकल है ये आपका कैपिटल क्यू के अबाउट, तो प्लेट पे जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा, और एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? सिग्मा इंटू फाई के बराबर। अब अपने को ये पता करना है कि इस कैपिटल क्यू की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये तो फ्लक्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। जैसे ये आपका प्लेट है, आपका स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ आपकी ए है, इससे सेंटर से a/2 हाइट पे चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 5 फेस है वो और ड्रॉ कर लेता हूँ और एक पूरा क्यूब बना देता हूँ। यहाँ पे ये क्यूब मैंने ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड लेंथ कितनी है a, ये क्यूब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो आपको ये पता है इस क्यूब को अगर साइड लेंथ ए का ये क्यूब आप ड्रॉ करोगे तो इस क्यूब के एग्जैक्टली ये सेंटर पे लोकेटेड है कैपिटल क्यूब।
तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपको पता है, क्यूब के अंदर चार्ज लोकेटेड है, तो गॉस लॉ अप्लाई करो, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है, चूंकि कैपिटल क्यू एग्जैक्टली सेंटर पे है, हर फेस से इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो बॉटम फेस से कितना फ्लक्स पास होगा, 5 बॉटम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वही आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे फाई क्या है, इस प्लेट से कितना फ्लक्स कैपिटल क्यू की वजह से पास हो रहा है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर रहेगा। तो देखिए ये क्लियर है कि नहीं सभी को। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे कुछ टफ प्रॉब्लम्स भी आपकी बनेंगी। सर हाँ बोलो सर, वो शीट जो आपने दी थी सर स्टैट्स वाली सर, उसमें सर फील्ड मतलब फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट भी है सर, तो वो करवा दीजिएगा आप। कैलकुलेट करेंगे अभी, चिंता मत करो। ओके सर अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रही होती और एसिमेट्रिक लाइन होती है तब क्या करें? सेंटर से पास नहीं हो रही होती ये लाइन, यस सर। तब तो अपन यही कैलकुलेट कर पाते, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कैलकुलेट कर पाते, पैरेलल तो फिर इंटीग्रेट करके ही पता कर सकते हो आप। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आप तब भी ये लिख सकते हो सिग्मा इंटू फाई, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा कि फ्लक्स कितना पास होगा। अब वो कोई आसान तरीका तो है नहीं कि कितना फ्लक्स पास होगा, लेकिन मान लो कि इधर से ये आपका स्क्वायर सीट है, एग्जैक्टली सेंटर से ना करके इधर किसी पॉइंट से सर्टेन हाइट पे चार्ज है, तो फिर फोर्स के दोनों कंपोनेंट आएंगे, पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा सरफेस के पैरेलल, और सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू तो यही रहेगी सिग्मा इंटू फाइव, लेकिन यहाँ पे फाइव कैलकुलेट करना आसान नहीं है, और फाइव पैरेलल जो है वो भी इंटीग्रेट करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी इंटीग्रेट करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह फाइव पता लग गया तो आप ये लिख सकते हो सिग्मा इंटू फाइव। अब इस पे एक टफ प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा इसको। ये दिया हुआ है कि एक क्यूब है जो 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है, और क्यूब के जो 6 फेसेज हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये क्यूब 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है, 6 फेसेस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन जो है वो बार बार नहीं दिखा सकता इन पे 6 फेसेस पे, 3 डायमेंशनल पिक्चर है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 6 फेसेस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं। आपको पता करना है फोर्स ऑन वन फेस ड्यू टू अदर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, फोर्स ऑन वन फेस ड्यू टू ऑल अदर फेसेस। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप एक फेस से आप फोर्स निकालोगे तो ऑब्वियसली सिमेट्री से ये तो पता लगेगा किसी भी फेस पे फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा, यानी आपको यही कैलकुलेट करना है सिग्मा इंटू फाइव। लेकिन जब आप किसी फेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स निकालोगे तो फाई जो है वो किस चीज को डिनोट करेगा, फाई आपका इस चीज को डिनोट करेगा कि बाकी फेसेस की वजह से इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि इस फेस से कुछ फील्ड लाइन जो है वो तो खुद की वजह से भी पास होंगी, खुद पे भी चार्ज है, तो जो फील्ड लाइन आपकी इधर की ओर जा रही है वो फील्ड लाइन खुद की वजह से भी तो रहेंगी क्योंकि खुद पे भी चार्ज है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बाकी 5 फेसेस की वजह से इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो अगर पता लग गया तो एफ को क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू फाइव। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है आपका। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर, तो ये 1 बाय 1 अपन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में इसका जो एप्लीकेशन है वो अपन देख ले रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ,
in calculation of electric field. Calculation of electric field. देखिए गोस लॉ तो हमेशा अप्लीकेबल है, लेकिन गोस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाना ये सिमेट्रिकल केसेस में ही आसान होता है। सिमेट्रिकल केसेस का मतलब हो गया जैसे इनफाइनाइट सीट है आपकी, इनफाइनाइट चार्ज सीट, इनफाइनाइट चार्ज सीट है, या इनफाइनाइट वायर है आपका, इनफाइनाइट वायर, थिन वायर, इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर, इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट। ये जो केसेज हैं इनमें गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाना आसान रहेगा। इसके अलावा स्फेरिकल सिमेट्री, यहाँ पे तो चार्ज सीट और प्लेट के केस में तो प्लेन सिमेट्री रहेगी, वायर और सिलेंड्रिकल वायर के केस में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। वैसे ही अगर मान लो कि आपको ये दिया हुआ है कि स्फीयर है आपका, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक तो होलो स्फीयर हो सकता है और एक आपका सॉलिड स्फीयर हो सकता है। होलो स्फीयर को स्फेरिकल सेल भी बोल सकते हो, या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये जो केसेज होते हैं इनमें गॉस लॉ से अपन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी गॉस लॉ जो है वो अप्लीकेबल तो हर केस में रहेगा, ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ कुछ सिमेट्रिक सिचुएशंस में ही अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल हमेशा होता है, लेकिन सिमेट्रिक केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाना आसान होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, उसकी वजह से आपको वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। जैसे मान लो इनफाइनाइट वायर है आपका, इस टाइप का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट कर देता हूँ। यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है इसको अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसको मैं लेमडा से डिनोट कर रहा हूँ। इधर भी इन्फिनिटी तक है वायर, इधर भी इन्फिनिटी तक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सबसे पहले तो जब गॉस लॉ आप अप्लाई करोगे, आपको देखना है जैसे ये इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा। कैसे पता कर सकते हैं ये यहाँ कर सकते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ, ये एलिमेंट अगर चूज करूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर, डी। और अगर एक छोटा सा एलिमेंट अपन सिमेट्रिकली नीचे की ओर कंसिडर करें यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। आप ये देखोगे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो आपके ऐड हो जाएंगे, और दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं। तो नेट फील्ड किधर की ओर पॉइंट किया, नेट फील्ड अवे फ्रॉम द वायर पॉइंट कर रहा है, इस केस में वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है।
और चूंकि इनफाइनाइट वायर है तो आप चाहे ये पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पे चूज करो, चाहे यहां से r डिस्टेंस पे चूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर के केस में आप इस पॉइंट को भी वायर का मिड पॉइंट मान सकते हो, इस पॉइंट को भी वायर का मिड पॉइंट मान सकते हो। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा फील्ड का, यहाँ से r डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो अपने को ये पता लग गया है कि वायर से r डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और फील्ड किधर पॉइंट कर रहा है, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा है। इतना अपने को पता लग गया है। अब इतना अगर पता लग गया तो आप ये देख सकते हो कि अगर वायर से r डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो किस टाइप की सिमेट्री हुई, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हुई, क्योंकि वायर के अराउंड, अगर वायर को एक्सिस लेते हुए वायर के अराउंड अगर मैं एक सिलेंडर कंसिडर करूं तो सिलेंडर की सरफेस का हर पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस r पे लोकेटेड है, तो हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और फील्ड किधर पॉइंट करेगा, अवे फ्रॉम द वायर पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस आप चूज करोगे तो आपको ये सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी। जैसे ये वायर है आपका, आप यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस चूज करोगे वो सिलेंड्रिकल सरफेस चूज करोगे, क्योंकि सिमेट्री है। अपने को ये पता है वायर से r डिस्टेंस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, r रेडियस का एक सिलेंडर कंसिडर करता हूँ जिसकी एक्सिस पे वायर आपका लोकेटेड है। ये सिलेंडर मैंने चूज कर लिया है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने चूज कर लिया। अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो अपन ये लिख सकते हैं, ये अपनी गॉसियन सरफेस हो गई, गॉसियन सरफेस। इस पे गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। गॉस लॉ क्या होगा, सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है पहले वो पता करना पड़ेगा। मान लेते हैं सिलेंडर लेंथ कितनी है, एल के बराबर। सिलेंडर की लेंथ अगर एल है तो उस केस में आपको ये पता है वायर की यूनिट लेंथ पे चार्ज लेमडा है। इस सिलेंडर के अंदर वायर का कितना लेंथ प्रेजेंट है, एल लेंथ प्रेजेंट है, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू एल। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, लेमडा इंटू एल। तो क्यू इनक्लोज्ड आपको पता लग गया, यहां से यहां तक का वायर जो था वो सिलेंडर के अंदर लोकेटेड था और इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लेमडा इंटू एल। अब लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करते हैं, ये सर्कुलेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको इवेलुएट करते हैं। इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो जब भी सर्कुलेशन को इवेलुएट करना है आप सरफेस को इंडिविजुअल सरफेसेस में ब्रेक कर लीजिए। जैसे एक तो सर्कुलर सरफेस ये है जिसको मैं S1 से डिनोट कर देता हूँ, एक सर्कुलर सरफेस ये है जिसको S2 से डिनोट कर देता हूँ, और एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये कर्व सरफेस है जिसको S3 से डिनोट कर देता हूँ। तो इस सर्कुलेशन जो है यानी इस क्लोज सरफेस को आप तीन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो मैं इस सर्कुलेशन को तीन प्लेन इंटीग्रेशंस में डिवाइड कर सकता हूँ। एक इंटीग्रेशन S1 पे कैरी आउट करेंगे E1 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, एक इंटीग्रेशन S2 पे कैरी आउट करेंगे E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और एक इंटीग्रेशन S3 पे कैरी आउट करेंगे E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अगर S1 और S2 पे इंटीग्रेशन कैरी आउट करो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इस सर्कुलर सरफेस का कोई भी एरियल पैच आप लोगे तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर पॉइंट करेगा डीए वेक्टर, और इस एरियल पॉइंट की लोकेशन पे आप देखोगे तो फील्ड अवे फ्रॉम द वायर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो S1 के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि E1 जो ई वेक्टर और डीए वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर। S2 पे भी वही हाल है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करूं तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट करेगा, लेकिन फील्ड वेक्टर किधर होगा, फील्ड वेक्टर तो अवे फ्रॉम द वायर पॉइंट करेगा यहाँ पे इधर की ओर। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी ई वेक्टर और डीए वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, 0। अब बच गया केवल थर्ड इंटीग्रेशन, इसको कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर की सरफेस पे छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं डीए वेक्टर। डीए वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द वायर पॉइंट करेगा, ये भी रेडियल डायरेक्शन में इधर की ओर ही रहेगा।
तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर यहाँ पे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। जब S3 पे आप इंटीग्रेशन कैरी आउट करोगे तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर को क्या लिखोगे, ई डी ए कोस जीरो आपका 1 हो जाएगा। अब आपको ये पता है इस पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस का हर एक पॉइंट वायर से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। यहां से अपन कंक्लूड कर चुके थे कि वायर से r डिस्टेंस पे कहीं भी देखोगे तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो E है वो पूरी सरफेस पे, इस पूरी कर्व सरफेस के ऊपर E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो आप E को बाहर निकाल सकते हो। और इस S3 का एरिया वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA ओवर S3 क्या हो गया, S3 का टोटल एरिया। तो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई RL। अब आप ये दोनों जो वैल्यूज है आपकी सर्कुलेशन की वैल्यू और ये क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू इस गॉस लॉ में पुट कर दीजिए। तो गॉस लॉ में पुट करोगे तो ये आएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड लेमडा L के बराबर है, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L तो आपका कैंसिल हो जाएगा, E कितना आ जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फाइनाइट वायर के केस में भी फील्ड निकाला था, फिर उसमें इनफाइनाइट वायर के केस में भी फील्ड अपन ने देखा था, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। एक बार जरा आप इनफिनाइट और शीट वाला दिखा देंगे।